तो लास्ट क्लास मैथ्स में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास मैथ्स में हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट किया था, और उस लास्ट क्लास हमने समझा था कि एक क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने देखा था, और कुछ सर्टन जो 11th क्लास में जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हमने पढ़े थे उसका थोड़ा एक रिवीजन किया था। आज के क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो हमें एग्जाम में मिल चुके हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिल सकते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप आराम से कर लो। लेकिन करने का जो तरीका है, लास्ट क्लास मैंने इस बोर्ड पे जो स्टेप्स लिखा था उसी स्टेप के हिसाब से अगर चलोगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है एरिया अंडर द कर्व का जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज का पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या था, ड्रॉ द रफ डायग्राम। अब अगर हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं, मान लो ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस ये हो गया x एक्सिस। बोला है एक फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए कर्व। अब ये कर्व हमें पता है, अब आज बिकॉज मुझे पता है आप लोग 11th में आपका क्लियर नहीं है तो पता नहीं होगा कि ये कर्व कैसा है या क्या दिखता है, लेकिन ये जरूर पता है, क्वेश्चन पढ़ के हमें ये जरूर समझ में आ जाएगा एंड एक्स एक्सिस बोला है, मतलब ये कर्व कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस के साथ रिलेटेड होगा, है ना। ये तो समझ में आता, क्वेश्चन पढ़ लो, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू दिस एंड x एक्सिस। मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये अंदाजा जरूर लग जाता है कि जो भी कर्व होगा, चाहे वो कैसा भी कर्व हो, वो x एक्सिस के साथ रिलेटेड है। ठीक है, मतलब x एक्सिस उसको कट कर रहा होगा। चलो, तो अब अगर x एक्सिस पे वो कट कर रहा है, x एक्सिस मान लो इसको कट कर भी रहा होगा, तो क्या किस पॉइंट पे कट कर रहा होगा, तो यहां पे हम पहला चीज क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और उसी के साथ साथ हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला था, पहला पॉइंट था ड्रॉ ए रफ डायग्राम और दूसरा बोला था फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दो पॉइंट बोले थे, तो यहां पे हम साइमल्टेनियसली दोनों काम एक साथ करेंगे। ठीक है, अब y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है, तो एंड x एक्सिस गिवन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या होगा। अब देखो, अगर कोई भी चीज x एक्सिस को कट कर रहा है तो जाहिर सी बात है x कोऑर्डिनेट, उसमें y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। कोई भी अगर हमें यह पता है, कोई भी ग्राफ या कोई भी कर्व अगर x एक्सिस को कट कर रहा है तो उस कर्व का y कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, 0 होगा। ये तो हमें पता ही है, हाँ। तो यहां पे y हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। यहां पे हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर ऐसे लिखना एज द कर्व लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हमारा इज 0, तो देयरफॉर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर होगा या नहीं होगा। इसमें से अगर मैं x कॉमन ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, या 2x अगर कॉमन ले जाऊं, सॉरी 2x कहां गया, हाँ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से अगर मैं x कॉमन ले जाऊं तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, x, ये 2 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा। तो यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालें, देयरफॉर x का कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएगा, या x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 0 और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा विल बी y विल बी इक्वल टू माइनस, सॉरी x विल बी इक्वल टू -2 होगा या नहीं होगा, -2 होगा, सॉरी x विल बी इक्वल टू 2 होगा या नहीं होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे क्या क्या हो गया, 0,x 0,0 एक होगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 है, और दूसरा क्या हो जाएगा 2,0 होगा या नहीं होगा। मतलब ये जो कर्व है या ये जो ग्राफ होगा, जो भी होगा, ये
वाई एक्सिस को इन दोनों पॉइंट पे कट कर रहा होगा, और इन दोनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट को देख के हमें यह भी पता चल रहा है ये दोनों पॉइंट कहां कहां रहेंगे, पॉजिटिव के तरफ रहेंगे, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। मतलब अगर ये हमारा ओरिजिन हो गया 0,0, दूसरा कहां पे होगा, मान लो यहां पे 1, यहां पे 2, तो ये हो गया 2,0 यहां पे। इसको अगर हम थोड़ा सा मैं बड़ा डायग्राम करता हूं ताकि समझ में आए, लेट मैं यहां पे मान लेता हूं 2, ठीक है। अब देखो ये अगर ग्राफ का नेचर तुम देखोगे, ग्राफ कैसा है, y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर तुम ध्यान दो, अगर मैं डाउनवर्ड पैराबोला की बात करूं, लास्ट क्लास मैंने बताया था डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4xy 4ay, सॉरी, डाउनवर्ड पैराबोला का हमारा क्या था इक्वेशन, डाउनवर्ड पैराबोला का क्या इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये कुछ था। अगर मैं यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालूं, हम इक्वेशन में क्या गिवन है, y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई होगा या नहीं होगा। तो क्या ये इस फॉर्म के आसपास आ रहा है या नहीं आ रहा है, y भी है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव भी आ रहा है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं इसमें से तो माइनस भी आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा, y भी है और 4a कांस्टेंट है, ये भी है। तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला का फॉर्म में होगा। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या होगा, ये कहां पे, इसका जो वर्टेक्स होगा, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई नहीं करेगा, ठीक है। जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करता है उसका कर्व ऐसा है होता है, लेकिन इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई नहीं करेगा। तो मुझे उससे मतलब भी नहीं है कि वो उसका वर्टेक्स कहां लाई करता है नहीं करता, मुझे बस ये देखना था कि ये जो ग्राफ है या ये जो कर्व है वो है क्या। तो पैराबोला है और डाउनवर्ड पैराबोला है, तो डाउनवर्ड पैराबोला इस एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो है 0,0 और दूसरा है 2,0। तो मतलब पैराबोला कुछ ऐसे फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा। और ये पॉइंट हो गया हमारा 2,0, ये एक रफ डायग्राम हमारा बनके तैयार हो गया साइड में। समझ आया या नहीं आया कैसे डायग्राम बनाना है। चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। उसके बाद हमारा क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद क्या नेक्स्ट पॉइंट था, चेक करना था सिमेट्री, था ना। मैंने बोला था सिमेट्री चेक करना है, अगर हो तो अच्छी बात है और अगर नहीं हो देन तब भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर यहां पे हम देखें तो इस कर्व का कहीं पे भी कोई सिमेट्री नहीं है। अगर इस इधर से पास करता कोई भी एक्सिस या कोई भी लाइन, स्ट्रेट लाइन कुछ भी हो, तब हम इसको दो इक्वल पार्ट में तोड़ सकते थे, लेकिन अब इसको हम कोई भी दो इक्वल पार्ट में नहीं तोड़ सकते, तो इसका सिमेट्री है ही नहीं। तो कोई लिखने की भी जरूरत नहीं है कि जिसका सिमेट्री नहीं है, अगर है तब भी लिखना, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, नेक्स्ट स्टेप था हमें एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करना है। ड्रॉ एन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। देखो साइड में वो जब मैं स्टेप्स लिखाया था वो फॉलो करते हुए चलो, मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, ठीक है, फॉलो करते हुए चलो तो दिमाग में बैठेगा कि ये स्टेप्स करने हैं, याद रह जाएगा। तो यहां पे क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लेना है। मैं कहीं पे भी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लेता हूं, मान लो यहां पे ये हमारा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो गया। अब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का मैं क्या कर लेता हूं, एज बिकॉज ये एक्स एक्सिस पे है तो मैं इसका विड्थ dx मान लेता हूं। ये जो पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये पैराबोला को टच कर रहा है, मैं उस पॉइंट को नाम दे देता हूं px, y, और इसका लेंथ हमारा कितना हो गया, y हो गया, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या स्टेटमेंट लिखना है, लेट ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, a rectangular strip of width dx and length y is drawn and touches the curve कहां पे,
पी एक्स कॉमा वाई, यहां तक कर लिए, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का मिल गया। उसके बाद हमें क्या निकालना था, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमारा कितना हो जाएगा, y इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है तो y इंटू डी एक्स ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, नेक्स्ट स्टेप ये था कि फाइंड द प्रॉपर लिमिट्स। तो लिमिट्स ढूंढने के लिए अब हम आ जाते हैं ग्राफ पे। ये जो रेक्टेंगल है ये मिनिमम कहां पे हो सकता है, इसका x वैल्यू कहां पे मिनिमम हो सकता है, 0 पे, और मैक्सिमम कहां पे पहुंच सकता है, 2 तक। इसलिए हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले थे। देयरफॉर यहां पे हम और एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर द rectangular strip can move on x-axis, कहां से कहां तक, from 0 to 2। therefore एरिया हमारा, एरिया ऑफ कर्व या एरिया अंडर द कर्व हमारा कितना हो जाएगा, अंडर द कर्व हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx विथ लिमिट 0 से लेके 2 तक। होगा या नहीं होगा, यहां तक समझ में आया या नहीं आया। अब y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना गिवन है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो पुट कर दो। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 2, y के जगह पे 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट करने जाए तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 कांस्टेंट, 2 बाहर इंटू x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3। ये होगा, मैं डायरेक्ट मुंह जबानी इंटीग्रेशन कर रहा हूं, अभी तक तो इतना इंटीग्रेशन कर चुके हैं कि मुंह जबानी हो जाना चाहिए। तो दैट विल बी इक्वल टू इतना विथ प्रॉपर लिमिट्स क्या हो जाएगा, 0 से लेके 2, 2 से 2 गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय 3 विथ लिमिट 0 से लेके 2। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस कितना हो जाएगा, 0 पुट कर दो, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0, तो ये हो गया 0। तो दैट विल बी इक्वल टू 4 माइनस 8/3, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम, तो 12 माइनस 8 4/3 स्क्वायर यूनिट, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखो इंटीग्रेशन में आपको यहां पे कोई यूनिट नहीं देता है, लेकिन जब भी आप एरिया निकालोगे उसके बगल में क्या लिख दोगे, स्क्वायर यूनिट लिख दोगे, अगर कोई गिवन नहीं है। अगर गिवन है तो लिख देना, अगर गिवन नहीं है तो स्क्वायर यूनिट लिखना। इसके भी मार्क होते हैं 0.5 मार्क बोर्ड में। इतना एग्जाम में करके आ जाओ, इतना लिख के आ जाओ, इस क्वेश्चन में 5 मार्क कटने के चांस ही नहीं है, इतना लिख के आ जाना। इसके अलावा ये डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट, इतना कर जब 5 मार्क कहीं नहीं जाने वाले। समझ आया या नहीं आया। अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा बदलाव करते हैं, थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो देखना क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं यहां पे y के जगह पे x लिख देता हूं और यहां पे x के जगह पे y लिख देता हूं, तो ऑब्वियसली ये x एक्सिस के बदले y एक्सिस हो गया। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, क्या बोला है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर एंड y एक्सिस। वही सेम चीज, पहले हमें क्या करना है, x एक्सिस और y एक्सिस बना दिए, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब एज बिकॉज यहां पे क्या बोला है, y एक्सिस के साथ है, तो यहां पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा। तो सॉल्यूशन पे आते हैं, एज द कर्व कट्स y एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज 0। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, देयरफॉर 2y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 0।
तो क्या हो जाएगा, y कॉमन ले लो, 2 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो y का क्या क्या वैल्यू हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 0 और y इक्वल टू 2। तो पॉइंट ऑफ देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा क्या क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा हो गया 0,0 एंड 0,2। ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ग्राफ कैसा होगा, ये हो गया 0,0 और यहां पे कहीं पे 1 मान लो, यहां पे 2 है, ठीक है, तो 2,0 या 0,2। तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा, ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा। ये कौन सा पैराबोला है, लेफ्ट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, लेकिन उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाइन नहीं कर रहा। कैसे पता चला, इधर से निकाल लो, वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 2y, वही हमारा लेफ्ट हैंड पैराबोला का जनरल इक्वेशन था। तो ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, लेट टेक ए क्या, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, अब देखो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप देख के ड्रॉ करना। अगर वो एक्सिस के साथ है, कोई भी एक्सिस, ये मान लो एक टिप है छोटा सा, अगर आपका कर्व कोई भी एक्सिस के साथ है तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एक एंड उस एक्सिस को टच करना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहां पे जब मैं कुछ ऐसा था, अगर ऐसा कर्व था तो मैं इधर जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिया था वो एक पॉइंट उसका एक्स एक्सिस को टच कर रहा था। कल जो मैंने क्वेश्चन किया था, कल कैसा क्वेश्चन था, एक ऐसा क्वेश्चन था, यहां पे मैंने जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिया था वो भी ऐसा लिया था। इसका रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एक एंड इस एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को। वैसे ही हमेशा याद रखना, अगर कोई भी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपको ड्रॉ करना है तो हमेशा याद रखना उसका एक एंड किसी ना किसी एक्सिस को टच करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे आपको एक लंबा कैलकुलेशन से बच जाओगे, और कुछ नहीं। अब देखो यहां पे एक्सिस लेने के लिए, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेने के लिए मैं चाहूं तो ऐसे भी ले सकता हूं, और ऐसा क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास करेंगे। लेकिन अगर आपको एक्स एक्सिस कोई भी एक्सिस मिल रहा है तो उस एक्सिस के बेसिस पे ले जाना, या एक्सिस के एक एंड को टच करवा के ले जाना, ताकि आपको कैलकुलेशन ज्यादा लंबा ना करना पड़े। तो यहां पे जो मैं एक्सिस या जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लूंगा वो कुछ ऐसा लूंगा। अब आज बिकॉज ये वाई एक्सिस पे है तो मैं क्या मान लेता हूं, इसका जो विड्थ है वो क्या है, dy है, और इसका जो लेंथ है मैं क्या मान लेता हूं, x है। और ये किस पॉइंट पे पैराबोला को टच कर रहा है, p x, y को टच कर रहा है। समझ आया या नहीं आया? तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट अस ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप of width dy and height x, and touching the parabola या the curve at मान लो p x, y पे। Therefore area of rectangular strip हमारा कितना हो जाएगा, स्ट्रिप विल बी इक्वल टू x इंटू dy, ये हो गया। अब क्या करना है, मुझे प्रॉपर लिमिट्स निकालना है। तो लिमिट्स के लिए अब ये ग्राफ कहां से कहां मूव कर सकता है, y एक्सिस पे ये मूव कर सकता है 0 से लेकर 2 तक। देयरफॉर हम यहां पे लिखेंगे द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कैन मूव ऑन कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, फ्रॉम 0 to 2। देयरफॉर एरिया ऑफ कर्व आपका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dy विथ लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक। तो अब x के जगह पे जो है वो पुट कर दो। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ
x के जगह पे है 2y माइनस वाई स्क्वायर dy 0 से लेके 2। अब तुम लोग बोलो सर हम हमेशा dx के रेस्पेक्ट में करते थे, यहां पे dy y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तरीका वही है, उसमें कोई अलग चीज नहीं है, तरीका वही है, बस x की जगह पे y आ गया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 2 कांस्टेंट 2 इंटू वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई क्यूब बाय 3 विथ लिमिट 0 से लेके 2। सॉल्व किया जाए तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब बाय 3 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 8 बाय 3 विच इज इक्वल टू 4 बाय 3 स्क्वायर यूनिट। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया? ये क्वेश्चन करवाने का मतलब क्या था, बस दिखाने का कि हम स्ट्रिप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, लॉजिक वही है, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व किया गया, बस स्ट्रिप अलग तरीके से लिया गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या बोला है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय ए राइट हैंडेड पैराबोला एंड इट्स लैटिस रेक्टम। अब बोलोगे सर यहां पे तो कोई इक्वेशन ही गिवन नहीं है, पता कैसे चलेगा? इसीलिए लास्ट क्लास में जब स्टार्टिंग में जो चीजें बताया था, पैराबोला का, एलिप्स का, सर्कल का, जो जनरल इक्वेशन उसके और उसके साथ रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स जो मैंने लास्ट क्लास बताया था, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि राइट हैंडेड पैराबोला दिखता कैसा है और उसका लैटिस रेक्टम कैसा होता है, तो आप करोगे क्या? आप डायग्राम ही नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चन कहां से सॉल्व करोगे? तो इसलिए वो चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट क्लास इसीलिए बताया था। तो क्या है, अब बोला है राइट हैंडेड पैराबोला। अच्छा, यहां पे भी और थोड़ा मैंने मिसिंग किया हुआ है, राइट हैंडेड पैराबोला विथ ऑरिजिन with vertex on origin and latus rectum। अब जाके ये स्पेसिफाई हुआ, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड पैराबोला तो मैं कहीं पे भी बना सकता हूं, लेकिन मेन चीज ये है उसका वर्टेक्स कहां पे है। तो ये मान लो क्वेश्चन है पैराबोला विथ वर्टेक्स ऑन ऑरिजिन एंड लैटिस रेक्टम। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, हमारा ये हो गया आपका राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला ये है। अब इसका लैटिस रेक्टम क्या होता है, जो इसके फोकस से पास करके जाता है। इसका ओरिजिन वर्टेक्स कहां है, ओरिजिन पे 0,0, और इसका लैटिस रेक्टम कहां होगा, जो फोकस से पास करते हुए जा रहा होगा। मान लो ये उसका फोकस है, और फोकस का कोऑर्डिनेट मैंने लास्ट क्लास बताया था क्या होता है, 1,0। कब? जब इस कर्व का इक्वेशन क्या हो जाए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर ये है तो देयरफॉर सॉल्यूशन पे आते हैं। इक्वेशन ऑफ द कर्व या इक्वेशन ऑफ राइट हैंड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला हमारा कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हो गया। अब ये जो लैटिस रेक्टम है ये इस कर्व पे कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लो एक यहां पे, दूसरा यहां पे, तो पहले हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देयरफॉर तो क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या होगा, ये कहां पे लाई कर रहा है, एक तो यहां पे कट कर रहा है और यहां पे कट कर रहा है। अगर यहां पे कट कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा ए, ये तो पक्का है, और इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए, होगा ना, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए है, और स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका एक्स, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए हो गया, और इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा ना। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, तो एक्स के जगह पे ए पुट कर दो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स के जगह पे ए, तो कितना हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू कितना हो गया, 4a स्क्वायर का रूट ओवर
विच इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2a होगा या नहीं होगा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा +2a और इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -2a। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गए। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर a, 2a और दूसरा a, -2a। ये हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद हमें क्या करना था, हमें एक क्या लेना है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेना है। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मैंने क्या बोला, अच्छा हाँ सिमेट्री चेक करना है। तो क्या ये सिमेट्रिकल है, हाँ ये सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस। देयरफॉर हम यहां पे क्या लिखेंगे, द पैराबोला इज सिमेट्री अबाउट हमारा क्या एक्स एक्सिस। तो सिमेट्री हो गया, मतलब अगर मैं इतना का एरिया निकाल दूं, इसको अगर नामकरण करें OAB, तो एरिया और इसको इस पॉइंट को अगर मैं C ले लूं तो देयरफॉर एरिया ऑफ OABCO, एरिया ऑफ OABCO, ये टोटल एरिया विल बी इक्वल टू ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ क्या हो जाएगा OABO होगा या नहीं होगा। समझ आया या नहीं आया सिमेट्री का मतलब इस टोटल कर्व का एरिया विल बी इक्वल टू इसके आधे का एरिया, क्योंकि सिमेट्रिकल है कहां से, एक्स एक्सिस से। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या लेना है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। तो मैं एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऐसे लेता हूं जो कि एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, क्योंकि मैंने बोला था हमेशा एक एक्सिस के साथ ही लेना। तो इसका विड्थ मैंने क्या मान लिया dx और इसका हाइट मैंने मान लिया y, और ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लो P को x, y पे कट कर रहा है। देयरफॉर द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ कितना, ऑफ ए लेंथ y एंड एरिया एंड विड्थ dx टचेस द पैराबोला या टचेस द कर्व कहां पे, एट Px, y होगा। तो अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप निकालो। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कितना हो जाएगा, y इंटू dx, ये होगा या नहीं होगा। देयरफॉर अब लिमिट्स, ये एक्स एक्सिस कहां से कहां घूमेगा, ये कहां से कहां मूव कर सकता है, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप एक्स एक्सिस पे 0 से लेके a तक मूव कर सकता है। देयरफॉर द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कैन मूव ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 से लेके 0 to a। देयरफॉर एरिया ऑफ किसका क्या निकालना है, OABO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx विथ लिमिट 0 से लेके a। अब y स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4ax, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, √ऑफ 4ax। तो यहां पे पुट कर दो। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके a √ऑफ 4ax dx। अब यहां पे देखो √ऑफ 4 और a कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, मतलब 2√a बाहर आ गए और बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके a x बचा x dx। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, 2 इंटू √x। अब √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴ 1/2, यहां पे कर देता हूं। √x का मतलब x⁴ 1/2 dx। तो दैट विल बी इक्वल टू x⁴ 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू x⁴ 3/2 तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू √a इंटू
x टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3/2 है तो रेसिप्रोकल करके इंटू 2/3 कर दो, इंटू इस तरफ लिख दो इंटू 2/3 और इसको लिमिट में डाल दो, कहां से कहां, 0 से लेके a तक। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 रूट a इंटू a टू द पावर 3/2, ये हो जाएगा, होगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा माइनस करके। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूं 4/3 इंटू a टू द पावर 1/2 इंटू a टू द पावर 3/2। इसको सॉल्व करेंगे एज बिकॉज मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 4/2 मतलब स्क्वायर a का स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू 4/3 a का स्क्वायर यूनिट। और ये हमारा क्या है, आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। ये एरिया किसका निकला, OABO का, आधा का एरिया निकला। तो देयरफॉर एरिया ऑफ OABCO मेरा कितना हो जाएगा 2 इंटू 4/3 a स्क्वायर यूनिट विच इज इक्वल टू कितना 8/3 a स्क्वायर यूनिट। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर इतना तक करके छोड़ दिए तो 1 मार्क कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको, अच्छा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन हैं जो हम आगे के क्लासेस में करेंगे। अभी के लिए इतना डाइजेस्ट करो और दिमाग में रखो, ठीक है। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपका कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।